गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अवनेश सिंह तोमर और आज हम फिजिक्स की सीरीज का ये 5वां वीडियो पढ़ रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मोशन या फिर गति। और इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे और थोड़ी सी जो एडवांस चीज़ें हैं आपकी वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें क्योंकि अगला जो इससे वीडियो होने वाला है वो पूरा इसी वीडियो पर डिपेंड होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट करें। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देखो हम पढ़ते हैं भाई कि मोशन या फिर गति, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। देखते हैं। देखो आप चैप्टर का नाम लिख सकते हैं गति या फिर मोशन। गति या फिर मोशन क्या होती है तो ये तो हम पहले बाद में देखेंगे। इसके अंदर जो राशियां हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। देखो पीछे हम जितनी भी भौतिक राशियों को पढ़ चुके हैं, जितनी भी भौतिक राशि, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है इसी में हम कंप्लीट कर लेते हैं भाई। जितनी भी भौतिक राशि थी उन्हें हम क्या कह रहे थे भाई, या तो मूल राशि कह रहे थे, या तो मूल राशि या फिर व्युत्पन्न राशि, या फिर व्युत्पन्न राशि कह रहे थे। अरे यही दो बात पढ़ी थी हमने। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं भाई कि जितनी भी मूल राशियां होती हैं और जितनी भी व्युत्पन्न राशियां होती हैं, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। और जितनी भी भौतिक राशियां हैं, या फिर आप ये कहो कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, संपूर्ण को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। संपूर्ण को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक होती है अदिश राशि, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन कंपलसरी बनता ही बनता है आपका, सही है। एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। तो हम देखते हैं, देखो अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। आप बिल्कुल 8वीं या 9वीं क्लास से इनकी परिभाषाएं पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, हम उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए, सबसे पहले हम अदिश राशि पढ़ लें। आप हेडिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी आखिरकार होती क्या है भाई, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो। उन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता ना हो, तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं भाई, अदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, टाइम जो समय है वो समय एक प्रकार की क्या है भाई, अदिश राशि। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, देखो इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर किसी राशि के परिमाण से व्याख्या करने पर पूरी व्याख्या होती है, सही है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे काम करने में 2 घंटे लगेंगे, तो 2 घंटे ये समय का परिमाण है, 2 घंटे समय का परिमाण है। अब ये बताने की आवश्यकता थोड़ी है कि 2 घंटे पश्चिम में लगेंगे या पूरब में लगेंगे, तो दिशा यहां पर कोई मैटर नहीं करती है। अगर जो आपका क्षेत्रफल होता है, देखो जैसे आपका क्षेत्रफल भी आपकी अदिश राशि है, सही है। एरिया जो है वो भी अदिश राशि है। तो आप लंबाई और चौड़ाई को कहीं भी माप लें, अगर लंबाई आपने मापी है तो चौड़ाई कहीं भी माप लें, तो इसमें दिशा का कोई मैटर नहीं होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें दिशा की कोई जरूरत है ही नहीं भाई, तो ये कहलाएगा इसका परिमाण संख्यात्मक वैल्यू होती है। अब तो समझ लें परिमाण क्या होता है भाई। तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को आप अदिश राशि या स्केलर राशि कह सकते हैं। और एग्जाम्पल में आपको बताता हूं, देखो एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे हमने समय लिखा, हमने क्षेत्रफल लिखा, हम लिख सकते हैं देखो आयतन, हम लिख सकते हैं घनत्व को, हम किसे लिख सकते हैं, घनत्व।
या डेंसिटी, एक होता है दूरी, दूरी के बाद होता है चाल, ये भी इसी का मात्रक है। समय हो गया, देखो विद्युत धारा, विद्युत धारा इसी के अंतर्गत आती है। टेम्परेचर, ताप, टेम्परेचर भी इसी के अंतर्गत आता है। और बहुत सारी राशियां हैं जिन्हें आप यहां पर लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या हैं, देखो ताप को आप देख सकते हैं, अगर कहीं का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केवल इतना बताने से काम चल जाएगा नहीं, क्या आपको यह भी बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर पूरब की दिशा में जा रहा है या टेम्परेचर पश्चिम की दिशा में जा रहा है, ये थोड़ी बताना पड़ेगा भाई। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड बताने से काम चल गया, यानी कि पूर्णतः उसकी व्याख्या परिमाण से की जा सकती है। अतः वह राशि कैसी है, अदिश राशि है। क्लियर है भाई। और इसके कुछ फैक्ट हैं, देखो आप उन्हें समझना है ध्यान से बहुत, कि अगर कोई अदिश राशि है, सही है, तो उसे जोड़ने के लिए या फिर उन्हें गणित के सरल नियम से जोड़ा घटाया जा सकता है। सही है, जोड़ा घटाया या गुणा की जा सकती है। जैसे हमने क्षेत्रफल था 2 into 3, कोई विशेष नियम थोड़ी लगाया भाई, सिंपली हमने जोड़ दिया। तो याद रखेंगे अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए या जोड़ने के, घटा के लिए किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखेंगे, जब हम इसे व्यक्त करते हैं तो कोई विशेष चिन्ह की भी हमें आवश्यकता नहीं होती है भाई, किसी भी विशेष चिन्ह की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों बातें याद रखनी है। अब अदिश राशि देखते हैं, कि क्या होती हैं भाई, बहुत ध्यान से समझना। अदिश राशि वे होती हैं जिनमें परिमाण की तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, परिमाण तो आपको चाहिए ही चाहिए भाई, बिना परिमाण के तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन परिमाण के साथ साथ अगर दिशा की भी आवश्यकता हो, वे राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा यानी कि डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को आप क्या कहते हैं, सदिश राशियां या फिर वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बल आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बल क्या होता है भाई, F बराबर m, सही है। तो आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ती है, कि जैसे मैं ये बल लगा रहा हूं भाई, सही है, तो बल कहां को लगा रहा हूं, सामने की दिशा में। मैं ये थोड़ी कह सकता हूं ऊपर को, बल कहां को लग रहा है, एक निश्चित डायरेक्शन में लग रहा है। जिधर को बल लगेगा वस्तु उधर को ही तो जाएगी, यानी कि ये मार्कर है, मैंने इस पर बल लगाया, फ्रंट सामने की ओर चले गए, तो दिशा की आवश्यकता है या नहीं। तो इस प्रकार की राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन राशियों को किस नाम से जाना जाता है भाई, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। देखो, जैसे विस्थापन, जैसे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये जितने भी शब्द मैं आपको लिख रहा हूं, हर एक की डेफिनेशन और पूरी व्याख्या हमें पढ़नी है। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, अभी इन्हें लिख ले, फिर हर एक से संबंधित चैप्टर है तो सभी को हम पढ़ेंगे भाई। विस्थापन हो गया और वेग हो गया, इसके बाद त्वरण हो गया, त्वरण के बाद बल हो गया, बल के बाद संवेग हो गया, सही है भाई, संवेग, और उसके बाद आवेग। तो ये कुछ राशियां हैं जिन राशियों का मुख्य रूप से किस रूप में व्यक्त की जाती हैं, सदिश राशियों की। और दो और लिख लें, देखो अदिश राशियों में ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, कार्य और ऊर्जा और शक्ति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये सब कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां। कैसी राशियां हैं भाई, अदिश राशियां। तो अदिश राशियों में ये एग्जाम्पल और पढ़ा लेना। अब देखेंगे, देखो जैसे हमने यहां पर पढ़ा था कि अदिश राशियों को अगर हमें जोड़ना है तो किसी गणित के नियम के अतिरिक्त किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। जो पहले से जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग के नियम है उनका ही प्रयोग हो जाता है। लेकिन अगर कोई सदिश राशि है तो उसे विशेष नियम के माध्यम से जोड़ा जाता है, विशेष नियम के द्वारा जोड़ा जाता है। तो
तो आप याद रखेंगे सदिश राशियों को जोड़ते समय कुछ विशेष नियम प्रयोग में लाए जाते हैं। और दूसरा देखेंगे जब इन्हें लिखा जाता है तो लिखते समय इनके ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है, तीर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एफ बल को आप भी नोट करेंगे तो उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगाएंगे भाई, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, एरो का चिन्ह। तो ये डिनोट करता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, हर एक चैप्टर में हम इसकी बात डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको हर एक चैप्टर। बस आप अपना प्यार बनाए रखें भाई, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें जितना भी हो सके। जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन्हें भी शेयर कर दिया करें। और इस चैनल पर हम 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए साइंस की सीरीज चला रहे हैं भाई, जो साइंस सब्जेक्ट है। तो आप उन तक इस वीडियो को और चैनल के लिंक को जरूर पहुंचाएं। आस पड़ोस मोहल्ले में जो कोई भी है उसे बताएं। और 11th 12th के जो बच्चे लॉकडाउन के कारण कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भी केमिस्ट्री की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी भाई। केमिस्ट्री के 11th और 12th की पूरी एनसीईआरटी को मैं बोर्ड पर कराऊंगा। तो आप उन बच्चों तक भी इस चैनल के लिंक को पहुंचा दें ज्यादा से ज्यादा और तेजी से तेज। सही है, अगला देखते हैं। देखो और क्या क्या हमसे इस चैप्टर में पूछा जाता है भाई। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि ये वास्तव में गति होती क्या है। सही है, गति दो ही शब्द आते हैं, या तो गति में होगी कोई वस्तु, नहीं तो विराम में होगी। या तो मोशन में होगी या फिर रेस्ट में होगी, या तो मोशन में या फिर रेस्ट में होगी। तो यही दो कंडीशन हो सकती है। गति की अवस्था क्या होती है, तो सबसे पहले गति की अवस्था ही देखते हैं हम। सही है भाई, तो देखेंगे अगर ये कोई पिंड है, यहां पर किसी पिंड की स्थिति कोई व्यक्ति मान सकते हैं, कोई वस्तु, कुछ भी मान सकते हैं, और 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद वो यहां पर आ गया, यानी कि समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, स्थिति में परिवर्तन। और परिवर्तन कब आ सकता है, परिवर्तन केवल तभी आ सकता है जब उसने क्या की हो, गति। तो बस यही डेफिनेशन है, जब आप किताबों को खंगालेंगे तो उनमें भी यही डेफिनेशन मिलेगी कि समय के साथ या एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसी को हम गति कहते हैं, उसी को हम गति कहते हैं। तो आप याद रखेंगे एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो उसी को किस नाम से जाना जाता है, गति या मोशन। तो उसी समय हम कहते हैं कि वस्तु ने गति की और गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। अब रेस्ट क्या होता है, रेस्ट बिल्कुल इसका उल्टा है। समय के साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, समय के साथ यदि किसी वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो तो वो वस्तु रेस्ट यानी कि विराम में कहलाती है। किसमें कहलाती है, रेस्ट या फिर विराम में कहलाती है। जैसे आप मानकर चलें ये कोई पिंड है और 5 सेकंड के बाद आपने देखा जहां था 5 सेकंड के बाद भी वही है, ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। तो आप क्या कहेंगे, ये पिंड किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में या फिर रेस्ट में है, विराम की अवस्था में या फिर रेस्ट में है। तो इतना आपको क्लियर हो गया भाई। अब देखो सापेक्ष और निरपेक्ष गति हम देखते हैं, तो वहां पर आपको चीजें थोड़ी सी समझनी है। यदि वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति करे, यहां तो सिंपल ही हो गया कि वस्तु एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चली गई, गति करी उसने। अब एक वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष कैसे गति करती है, मैं आपको देखो बिल्कुल बेसिक समझाता हूं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होंगे, जैसे नाव में बैठा कोई व्यक्ति जा रहा है, सही है, तो अगर नाव को हम नदी के सापेक्ष देखेंगे तो वो गति कर रही है, यानी कि कुछ समय के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। क्या आप ये बताइए उसमें बैठा व्यक्ति अगर गति उसकी हम किसके सापेक्ष मापें, उसमें नाव के सापेक्ष, यानी कि व्यक्ति की गति को
नाव के सापेक्ष अगर हम मापें तो क्या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? जहां बैठा था अभी वहीं पर बैठा है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, तो वहां पर रेस्ट में होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि रेलगाड़ी से अगर बैठकर कोई व्यक्ति जाता है तो रेलगाड़ी की पटरियों के सापेक्ष बराबर में जो खंभे लगे होते हैं पोल, तो उनके सापेक्ष व्यक्ति की स्थिति तो आगे पीछे होती रहती है। क्या रेल के सापेक्ष आगे पीछे हो सकती है? जिस सीट पर व्यक्ति बैठा था उसी सीट पर बैठा रहता है, तो इसी चीज को कहते हैं हम सापेक्ष गति। तो वही समझ रहे हैं अभी, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं सापेक्ष गति। देखो बहुत ही अच्छी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको पढ़ाने की कि अब आप रटना छोड़ दें, फिजिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें चीजों को, और किताबों को भी थोड़ा बहुत पढ़ा करें भाई, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी उससे। जैसे सापेक्ष गति क्या होती है, सही है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो गति होती है उस गति को ही क्या कहते हैं हम? सापेक्ष गति। मैं एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं भाई, जैसे ये कोई नदी है, सही है, और इसमें ये एक नाव मान सकते हैं, और नाव में कोई बैठा व्यक्ति नाव को चला रहा है, सही है। हमारे पास तीन चीजें हैं, नदी, नाव और ये व्यक्ति। अब हमने क्या करा, हम नाव और नदी के सापेक्ष देख रहे हैं, नाव को नदी के सापेक्ष देख रहे हैं, तो नाव नदी के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो रही है, यानी कि नाव की स्थिति में नदी के सापेक्ष क्या हो रहा है? स्थिति में परिवर्तन। तो यही तो हमने बात की कि अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगी? गति की अवस्था में। तो इस समय नाव को आप कहेंगे गति की अवस्था में। किस अवस्था में होगी भाई? गति की अवस्था में, ध्यान रखना। और इसी को हम कहेंगे सापेक्ष गति। क्या कहेंगे? सापेक्ष गति। और यही तो मैंने ऊपर भी लिखा भाई कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति क्या कहलाती है? सापेक्ष गति कहलाती है। जबकि हम दूसरा देखेंगे, अगर व्यक्ति को नाव के सापेक्ष हम देखें तो व्यक्ति क्या स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? व्यक्ति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि व्यक्ति नाव के सापेक्ष विराम अवस्था में। किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। तो ये वाली बात याद रखनी है। लेकिन नोट करके एक बात यहां पर आपको और लिखनी है भाई, जो सबसे याद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि कभी भी कोई भी पिंड निरपेक्ष विराम अवस्था में नहीं होता। निरपेक्ष विराम अवस्था में नहीं होता। इसका मतलब है एब्सोल्यूट, बिल्कुल प्योर, या प्योर ही कहेंगे, एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही कभी भी विराम अवस्था में नहीं होगा। हमने कह तो दिया भाई कि व्यक्ति किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। लेकिन बोट के समान है। अगर नदी के सापेक्ष देखेंगे, क्या ये विराम अवस्था में है? नहीं ना। तो आप बिल्कुल सही समझे भाई ध्यान से कि एब्सोल्यूट निरपेक्ष को कहते हैं विराम अवस्था, यानी कि रेस्ट। कोई भी पिंड बिल्कुल एब्सोल्यूट या निरपेक्ष रेस्ट में नहीं होता। अगर आप एक वस्तु के सापेक्ष देख रहे हैं तो वो विराम अवस्था में दिखाई दे सकता है, लेकिन दूसरी वस्तु के सापेक्ष वो कभी भी विराम अवस्था में नहीं होगा। जैसे यहां पर देखो ध्यान से, हम व्यक्ति को नाव के सापेक्ष ले रहे हैं तभी वो विराम अवस्था में है। अब जरा व्यक्ति को नदी के सापेक्ष देखना, क्या वो विराम अवस्था में है? नहीं, बोट के साथ साथ चल रहा है। अरे जब बोट गति कर रही है तो व्यक्ति भी कर रहा है। तो आप याद रखें कि किसी एक वस्तु के सापेक्ष तो विराम अवस्था आ सकती है, लेकिन वो विराम अवस्था में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूसरी वस्तु के सापेक्ष वो गति की अवस्था में होगा। तो व्यक्ति नाव के सापेक्ष विराम अवस्था में है, लेकिन व्यक्ति नदी के सापेक्ष गति की अवस्था में। तो इसीलिए इस लाइन को आप समझें कि कभी भी कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष विराम अवस्था में नहीं हो सकता, यानी कि कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता। किसी ना किसी वस्तु के सापेक्ष
वो गति की अवस्था में जरूर होगा। क्लियर है। और ये पीसीएस में ये वाली लाइन पूछी गई थी, क्या कोई व्यक्ति निरपेक्ष ब्राह्म अवस्था में हो सकता है? हाँ, नहीं या कह नहीं सकते भाई। तो आप कहेंगे कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक वस्तु के सापेक्ष तो ब्राह्म अवस्था में होगा, लेकिन दूसरी वस्तु के सापेक्ष, किसी ना किसी वस्तु के सापेक्ष वो गति की अवस्था में जरूर होगा। जैसे आप किसी को भी ले सकते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठा व्यक्ति हेलीकॉप्टर के सापेक्ष, एरोप्लेन के सापेक्ष तो रेस्ट में होगा, लेकिन नीचे कोई भी पिंड या पोल देखें तो उसके सापेक्ष उसकी स्थिति बदल जाएगी या नहीं? बदल जाएगी, प्लेन की स्थिति के साथ साथ। तो अब तो क्लियर हो रहा है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो सापेक्ष गति है या ब्राह्म अवस्था है, इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं और कई प्रकार की गति होती है, तो उन्हीं में से हम पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, गति के प्रकार। गति के प्रकार। सही है। पहला है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होती है? जब कोई पिंड एक सरल रेखा में गति करता है, एक सरल रेखा में, और सरल रेखा मतलब सीधी। सही है। जब कोई पिंड एक सरल या सीधी रेखा में गति करता है, और सरल रेखा को ऋजु रेखा भी कहते हैं भाई। किस नाम से? ऋजु रेखीय। सही है। तो आप पूरी लाइन लिख सकते हैं, जब कोई पिंड या वस्तु या कोई व्यक्ति किसी सरल रेखा में या ऋजु रेखीय गति करता है, तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूं आपको, सड़क पर चलती गाड़ी। सड़क पर चलती गाड़ी, यह किसका एग्जाम्पल होगी भाई? ऋजु रेखीय गति या सरल रेखीय गति। जैसे बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली, इसका एग्जाम्पल होगी। और बताता हूं, देखो ऐसी कि हाथ के द्वारा, हाथ से फेंका गया पत्थर। हाथ से फेंका गया पत्थर भी किस अवस्था में होगा? या हाथ से फेंका हुआ पत्थर पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में आगे की ओर बढ़ जाएगा और इसी रेखा में नीचे की ओर गिर जाएगा। सही है। धनुष से निकला हुआ तीर, धनुष से निकला हुआ तीर, वो भी किसका एग्जाम्पल है? सरल रेखीय गति। तो रोड पर चलती हुई गाड़ी, बंदूक से निकली हुई गोली और धनुष से निकला हुआ तीर, हाथ से फेंका हुआ पत्थर, हाथ से फेंकी हुई बॉल और लात से मारी हुई फुटबॉल, ये सबके सब किस अवस्था में होते हैं? सरल रेखीय गति में कहलाते हैं। आपको याद रखना है, क्योंकि आगे की ओर बढ़ते हैं, ऊपर नीचे इस तरह की गति ये कभी भी नहीं करते हैं। क्लियर है भाई। अब अगला देखते हैं। देखो, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति या फिर घूर्णन गति। घूर्णन गति, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। बहुत थोड़ा सा अंतर होता है इन दोनों में, ये अलग है बिल्कुल और ये अलग है। जैसे ये वृत्ताकार मार्ग है, ये क्या है? गोलाकार मार्ग। गोलाकार मार्ग, तो आप याद रखेंगे किसी गोलाकार या वृत्ताकार या फिर वृत्ताकार मार्ग पर, किसी वृत्ताकार मार्ग पर की गई गति, की गई गति क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। क्या कहलाती है भाई? वृत्तीय गति। तो आप याद रखें, अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर गति कर रहा है तो उस गति को आप क्या कहोगे? वृत्तीय गति। जैसे आपने देखा होगा, जो दौड़ लगाने वाले बच्चे होते हैं एक ही सर्कल में घूमते रहते हैं, तो ट्रैक पर दौड़ लगाना, ट्रैक पर दौड़ लगाना कैसी गति है? वृत्तीय गति। क्लियर है भाई। अब दूसरा देखते हैं। देखो, घूर्णन गति। घूर्णन गति भी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन इसमें केंद्र निश्चित होता है। इसमें क्या होता है भाई? केंद्र निश्चित होता है, बस और कुछ नहीं है, निश्चित होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, जब वृत्तीय गति एक निश्चित केंद्र के परितः की जाती है, जब वृत्तीय गति किसी एक निश्चित केंद्र के परितः
यह चारों ओर की जाती है, तब इस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं भाई? घूर्णन गति। तो आप याद रखेंगे, जैसे सूर्य की पृथ्वी के चारों ओर गति, सॉरी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, क्या उसकी कक्षा कभी बदली आज तक? ऐसा तो नहीं है। पहले किसी और पिंड के भी अपनी कक्षा में, फिर बृहस्पति की कक्षा में घूमने लगा, फिर शुक्र की कक्षा में। ऐसा नहीं होता है, जिस कक्षा में फिक्स है उसी कक्षा में घूमता है। तो उसकी गति कैसी होगी भाई? कोणीय गति, यानी कि घूर्णन गति। अगली देखते हैं, देखो जो चंद्रमा की गति है, चंद्रमा की गति, ये भी अपनी कक्षा में घूम रहा है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति, अक्ष पर गति, तो ये भी कैसी गति होगी? घूर्णन गति। और आप किसी पिंड को एक रस्सी में बांधकर ऐसे घुमाते हैं तो वो भी घूर्णन गति होगी, वो वृत्तीय गति नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा, एक ईंट बांध लो रस्सी में, एक तरफ से पकड़ लो और इस तरह से घुमाओ, तो वो गति भी क्या होगी भाई? घूर्णन गति होगी, वो वृत्तीय गति नहीं होगी। अब तो क्लियर है भाई? तो एक बात याद रखनी है, जितनी भी वृत्तीय गति होती है, आप इस लाइन को लिखें, जितनी भी वृत्तीय गति होती हैं उन्हें घूर्णन गति नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक केंद्र के परितः दौड़ नहीं होती। आप ट्रैक पर क्या बिल्कुल नाप कर चलते हैं भाई कि 5 सेंटीमीटर पर ही दौड़ना है? आगे पीछे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो एक निश्चित केंद्र के परितः नहीं दौड़ते आप। तो लिखें इस लाइन को, सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं होती हैं, सभी वृत्तीय गति घूर्णन गति नहीं होती हैं, जबकि सभी घूर्णन गतियां वृत्तीय गति होती हैं, सभी घूर्णन गतियां वृत्तीय गति होती हैं। तो आप ये चीजें समझ गए होंगे भाई। अब इसके बाद अगला देखते हैं, देखो हम इसके बाद दोलन गति हम पढ़ते हैं, ठीक है? हेडिंग लिखें दोलन गति। देखते हैं, देखो दोलन गति या फिर कंपन गति, दोलन गति और कंपन गति देखेंगे। देखो ये कोई स्थिर है, सही है? मान लो यहां से जो भी चीज बनी हुई है वो बिल्कुल स्थिर, कांस्टेंट, हिलनी नहीं। आपने छत में एक डोरी बांध ली, ये वो वाली चीज है, ऐसे मानकर चलें, और नीचे एक गेंद लटका दी, नीचे एक गेंद लटका दी और उसे ऐसे हिला दिया हल्का सा, तो गेंद क्या होगी? यहां तक जाएगी, फिर लौटकर यहां पर आएगी और फिर इधर तक जाएगी। ऐसे ही करेगी भाई, पहले जाएगी और फिर लौटकर आ जाएगी, पहले इधर जाएगी और फिर लौटकर यहां पर, तो ऐसे ही चलती रहेगी। या कभी ऐसा हो सकता है इधर को गई और यहीं पर रुक गई, लौटकर वापस नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये जो गति है, इसी गति को कहते हैं हम दोलन गति, इसी गति को क्या कहते हैं हम? दोलन गति। अब देखो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना भाई। जब कोई पिंड अपनी मध्यमान स्थिति या ब्राह्मावस्था कह सकते हैं, जब कोई पिंड अपनी ब्राह्मावस्था के दोनों ओर, इधर भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी, जब कोई पिंड अपनी ब्राह्मावस्था के दोनों ओर इधर उधर गति करता है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं, इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। और देखो कंपन गति क्या होती है? जब दोलन गति में पिंड इधर उधर बहुत ज्यादा दूरी तय नहीं करता, मतलब ये जो दूरी होती है इसे आयाम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? आयाम। मतलब अपनी ब्राह्मावस्था से अधिकतम ऊंचाई तक जो जा रही है उसे क्या कहेंगे? आयाम। यहां अधिकतम ऊंचाई तक जो जा रही है उसे भी क्या कहेंगे? आयाम। तो अगर आयाम छोटे हों, मतलब बहुत ऊंचाई तक नहीं जा रहा, जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा है, टन 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 करता है भाई, अरे बहुत थोड़ी सी दूरी चलती है उसकी, तो आप याद रखें जो उसकी वो पेंडुलम होती है वो होती है कंपन गति। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंपन नहीं करता, वो बहुत ज्यादा आयाम नहीं करता है। तो आप याद रखेंगे, यदि ये जो आयाम है वो छोटा हो जाए, दोलन गति में आयाम यानी कि अपनी ब्राह्मावस्था के इधर उधर कम दूरी तय करता है पिंड, तो उसी को क्या कहते हैं भाई?
कंपन गति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? कंपन गति कहते हैं। तो दोलन गति और कंपन गति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कंपन गति भी अपनी भ्रामावस्था के इधर उधर दोनों ओर गति करने को कहते हैं भाई। दोलन गति भी इसी को कहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी भाई। और कल से एक नई चीज हम पढ़ने वाले हैं जो इन सारी चीजों पर बेस्ड है। तो अगली क्लास मिस नहीं कीजिएगा भाई। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।